इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के इस तीसरे लेक्चर में एनालॉग सिग्नल कंडीशनिंग के एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आरसी फिल्टर को डिस्कस किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स की जुबान में फिल्टर एक ऐसा सर्किट है जो कि डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स या सिग्नल्स को पास होने देता है और ऐसे सिग्नल्स को रिजेक्ट या अटेनुएट करता है जिनकी हमें जरूरत नहीं होती। इन सिग्नल्स को आम जुबान में नॉइज कहा जाता है। इन्हें रिमूव करने के लिए इस तरह के फिल्टर सर्किट्स की जरूरत पड़ती है। तो जो फिल्टर टाइप्स इस लेक्चर में कवर की जाएंगी उनमें लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर, बैंड पास फिल्टर और नॉच फिल्टर का तज़किरा होगा। लो पास फिल्टर एक ऐसा फिल्टर है जो कि लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स या सिग्नल्स को पास होने देता है और एक स्पेसिफाइड फ्रीक्वेंसी से जो आगे के सिग्नल्स होते हैं या जो बड़ी फ्रीक्वेंसीज के सिग्नल्स होते हैं उन्हें रिजेक्ट कर देता है। इसके सर्किट सिंपल है। एक रेजिस्टर लगा हुआ है अलोंग द वे जो सिग्नल फॉलो करेगा और उसके बाद एक कैपेसिटर जो कि ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है। तो देखा जाए तो सारे के सारे डीसी सिग्नल्स आर से होते हुए वी आउट की तरफ पास कर जाएंगे। जो एसी सिग्नल्स होंगे वो थ्रू कैपेसिटर ग्राउंड की तरफ अपना रास्ता बनाने की कोशिश करेंगे और कैपेसिटर को चार्ज करेंगे। इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कुछ यूं है। इसे आम जुबान में ट्रांसफर फंक्शन भी कहा जाता है। इसमें देखा जाए तो ये पॉइंट वो पॉइंट है जिसके ऊपर एक्स एक्सिस पे एक ऐसी फ्रीक्वेंसी लाया करती है जो फ्रीक्वेंसी ये डिसाइड करती है कि किन फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स को अलाउ किया जाएगा और किन फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स को रोका जाएगा। इस इंपॉर्टेंट फ्रीक्वेंसी को क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। तो ये एक्स एक्सिस पे एग्जैक्टली उस जगह पे लाया करेगी जहां पर 1 है। तो एक्स एक्सिस के ऊपर नॉर्मलाइज्ड फ्रीक्वेंसी एक्सिस है। नॉर्मलाइज्ड फ्रीक्वेंसी एक्सिस का मतलब ये है कि सारी की सारी फ्रीक्वेंसीज जो कि एक्स एक्सिस पे मौजूद हैं एफ से जिन्हें जाहिर किया जा सकता है उन्हें एफ सी से डिवाइड कर दिया जाए। तो ऑब्वियसली जहां पर एक्स एक्सिस पे एफ सी आएगी एफ सी से डिवाइड होकर 1 दे देगी। तो इस वजह से एक्स एक्सिस के ऊपर इस पॉइंट पे 1 लिखा हुआ है। वाई एक्सिस के ऊपर आउटपुट वोल्टेज टू इनपुट वोल्टेज रेशो है, यानी कि आम जुबान में जिसे आप ट्रांसफर फंक्शन कहते हैं, फ्रीक्वेंसी रिस्पांस जो कि इस फिल्टर सर्किट का होगा। ये वो एरिया है जिसमें आपकी कोशिश होगी कि आपका डिजायर्ड सिग्नल लाई करे। इस एरिया में रहते हुए फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स के ऊपर इस फिल्टर का इफेक्ट बिल्कुल ना होने के बराबर होगा, यानी कि जो वोल्टेज वो इस फिल्टर के अंदर जाते हुए कैरी कर रहे थे उसी वोल्टेज को वो बाहर आते हुए कैरी करेंगे। यानी कि जो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स इस रीजन में लाई करेंगे उनका इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज बराबर होगा। उसके बाद इस रीजन में जो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स लाया करेंगे उनके एम्पलीट्यूड या वोल्टेज के ऊपर कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा। इस फिल्टर का इफेक्ट होगा। इस इफेक्ट को हम स्टडी करेंगे आने वाली स्लाइड्स में। और इसके बाद जो अगला राइट हैंड साइड वाला सारा रीजन है, डिजाइनर की कोशिश ये होनी चाहिए कि जो नॉइज का सिग्नल है वो इस रीजन में लाया करे और एज फार अवे टुवर्ड्स राइट पॉसिबल हो उतना ही आगे ये चला जाए।
आउटपुट वोल्टेज टू इनपुट वोल्टेज रेशियो का फॉर्मूला यह है, जो कि डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट के ऊपर, जिसका वी आउट बाय वी इन निकालने की जरूरत है, या जिसकी आउटपुट वोल्टेज टू इनपुट वोल्टेज रेशियो निकालने की जरूरत है, और वो एफ सी, वो इंपॉर्टेंट फ्रीक्वेंसी जिसे क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी कहा जाता है, जो कि डिटरमिन करती है कि इस लो पास फिल्टर का बिहेवियर क्या है। इस क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी के ऊपर V आउट बाय V इन की वैल्यू 0.707 होती है। लो पास फिल्टर के केस में 0.707 जिस फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट की आउटपुट वोल्टेज टू इनपुट वोल्टेज रेशियो होगी, वो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट इंटेलिजिबल होगा, आउटपुट के ऊपर डिटेक्टेबल होगा, और उसकी कोई ना कोई सिग्निफिकेंस होगी आउटपुट के हिसाब से। अगर V आउट बाय V इन 0.707 से कम हो जाती है, उस सूरत हाल में सिग्नल इंटेलिजिबल रहने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी का ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला में R और C वही रेजिस्टर और कैपेसिटर हैं जो कि पिछली स्लाइड में दिए गए सर्किट के ऊपर बने हुए थे। इसके डिजाइन रूल्स कुछ यूं हैं कि कैपेसिटर की एक वैल्यू सेलेक्ट कर ली जाती है, चूज कर ली जाती है माइक्रोफैरेड से पिकोफैरेड की रेंज में। डिजायर्ड या कैलकुलेटेड क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी के हिसाब से FC के फॉर्मूला में क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू और कैपेसिटर की चोजन वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके R की वैल्यू निकाल ली जाती है। तो कोशिश ये होनी चाहिए R की वैल्यू जो भी यहां से कंप्यूट हो गया है वो किलो ओम से मेगा ओम की रेंज में हो, यानी 1 किलो ओम से कम ना हो और 1 मेगा ओम से ज्यादा ना हो। अगर इस सूरत में R की वैल्यू 1 किलो ओम से कम या 1 मेगा ओम से ज्यादा आ जाती है, तो उस सूरत में कैपेसिटर की वैल्यू को बदलना पड़ेगा, कम या ज्यादा करना पड़ेगा, ताकि R की वैल्यू डिजायर्ड रेंज में आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर R की वैल्यू 1 किलो ओम से कम आती है और डिजायर ये है कि R की वैल्यू 1 किलो ओम से ज्यादा हो, तो उस सूरत हाल में C की जो वैल्यू सब्स्टिट्यूट की होगी अस्यूम करके उस वैल्यू को कम करना पड़ेगा। और ऐसी सूरत हाल में अगर R की वैल्यू 1 मेगा ओम से ज्यादा आ जाए तो डिजायर ये होगी कि ये वैल्यू 1 मेगा ओम से कम हो, तो लिहाजा कैपेसिटर की अस्यूम्ड वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा। अगर रेजिस्टर की कैलकुलेट हुई वैल्यू स्टैंडर्ड रेजिस्टर की वैल्यूज में लाए नहीं करती, तो उस सूरत हाल में पोटेंशियोमीटर या ट्रिमर रेजिस्टर यूज किया जा सकता है ट्यून करने के बाद। कहा जाता है कि एक इंफॉर्मेशन सिग्नल 1 किलोहर्ट्ज या उससे छोटी फ्रीक्वेंसीज पर लाए कर रहा है। इसकी ट्रांसमिशन के दौरान 1 मेगाहर्ट्ज की नॉइज इसमें ऐड हो जाती है। एक लो पास फिल्टर डिजाइन करना दरकार है जो कि नॉइज को टू इट्स 1% रिड्यूस कर दे, यानी कि 99% ऑफ द नॉइज खत्म हो जाए। उसके बाद इसका इफेक्ट जो कि इंफॉर्मेशन सिग्नल के मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट 1 किलोहर्ट्ज के ऊपर आएगा वो मालूम करना दरकार है। यहां पर कंडीशन जो कि नॉइज के 1 मेगाहर्ट्ज के सिग्नल के ऊपर दी गई है वो ये है कि उसको 99% रिड्यूस करना है, तो उसका एम्पलीट्यूड 1% रह जाए उसका, जो कि उसका इनपुट एम्पलीट्यूड था, यानी कि आउटपुट
टू इनपुट वोल्टेज रेशियो 1% होना चाहिए, जो कि 0.01 के बराबर बनता है। लो पास फिल्टर का ट्रांसफर फंक्शन इस्तेमाल करते हुए क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी मालूम की जा सकती है। इस फॉर्मूला में अब अगर f की जगह पर 1 मेगाहर्ट्ज लगा दिया जाए और इसका डिजायर्ड आउटपुट टू इनपुट वोल्टेज रेशियो 0.01 वी आउट बाय वी इन की जगह पर सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए तो FC 9.99 या 10 किलोहर्ट्ज निकलेगी। R और C निकालने के लिए FC का फॉर्मूला इस्तेमाल किया जा सकता है। FC ऑलरेडी नोन है, R और C में से एक वैल्यू अस्यूम करके दूसरी वैल्यू निकालनी है। तो कैपेसिटर की वैल्यू अगर 0.01 माइक्रोफैराड ले ली जाए तो उस सूरत में रेजिस्टर की वैल्यू 1.59 किलो ओम्स बनती है। अगर कैपेसिटर की वैल्यू 0.47 माइक्रोफैराड रखी जाती तो उस सूरत में R की वैल्यू 33.9 ओम बनती, जो कि किलो ओम की रेंज से बहुत दूर है, जिसकी वजह से 0.01 माइक्रोफैराड C की वैल्यू यहां पर रखना पड़ी। इसका मतलब यह हुआ कि हिट एंड ट्रायल का मेथड इस्तेमाल करके C की वैल्यू सुन करके R की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और अगर R की वैल्यू किलो ओम की रेंज में लाई नहीं करेगी तो उस सूरत में C की वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा। अगर R की वैल्यू जो कि कैलकुलेट की गई है स्टैंडर्ड रेजिस्टेंसेस में से ना हो तो उस सूरत में एक पोटेंशियोमीटर ट्यून करके डिजायर्ड वैल्यू के हिसाब से यहां पर लगाया जा सकता है। लेकिन इसके अलावा एक ऑप्शन ये भी है कि अगर सिस्टम के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी अलाउड हो तो उस सूरत में इन वैल्यूज को टू द नियरेस्ट स्टैंडर्ड वैल्यूज राउंड ऑफ भी किया जा सकता है, तो जिसकी वजह से ओवरऑल रिस्पांस में थोड़ा सा फर्क आ जाएगा। कई केसेस में वो नेग्लिजिबल होगा, कई केसेस में नहीं होगा। तो जहां पर वो नेग्लिजिबल नहीं होगा वहां पर फिर पोटेंशियोमीटर को ट्यून करके ही लगाना पड़ेगा। डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट जो कि 1 किलोहर्ट्ज है, उसके ऊपर इस फिल्टर का जो इफेक्ट है वो ट्रांसफर फंक्शन के मुताबिक निकाला जा सकता है, यानी कि आउटपुट टू इनपुट वोल्टेज रेशियो 1 किलोहर्ट्ज का निकालना यहां पर दरकार है। तो इस सूरत में f की जगह पर 1 किलोहर्ट्ज जिसका वी आउट बाय वी एन निकाल रहे हैं, और FC की जगह पर कैलकुलेट की गई FC की वैल्यू। इस हिसाब से आउटपुट टू इनपुट वोल्टेज रेशियो डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट का 0.995 बना, जिसका मतलब ये हुआ कि जब ये सिग्नल फिल्टर में से होकर गुजरा तो इसका आउटपुट वोल्टेज इसके इनपुट वोल्टेज का 99.5% रह गया, यानी कि ओवरऑल इस डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट के एम्पलीट्यूड या वोल्टेज में 0.5% की रिडक्शन हुई इस फिल्टर में से गुजरने के बाद। हाई पास आरसी फिल्टर हाई फ्रीक्वेंसीज को पास करता है और लो फ्रीक्वेंसीज को रिजेक्ट करता है, बिल्कुल लो पास फिल्टर का उलट है। इसका सर्किट लो पास फिल्टर के सर्किट से मिलता जुलता है, लेकिन कैपेसिटर की जगह पर रेजिस्टर है और रेजिस्टर की जगह पर कैपेसिटर है। इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस बिल्कुल लो पास फिल्टर का उलट है, यानी कि इसकी मिरर रिफ्लेक्शन है टुवर्ड्स द राइट साइड। फॉर्मूला देखा जाए तो उसमें भी बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक न्यूमरेटर मुख्तलिफ है, यानी कि न्यूमरेटर में 1 की बजाय f/fc है। ये वो पॉइंट है जहां पर क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी लाया करेगी, जिस तरह से लो पास फिल्टर के केस में हमने डिस्कस किया। इस पॉइंट के ऊपर आउटपुट टू इनपुट वोल्टेज रेशियो 0.707 होना चाहिए। यह वो रीजन है जहां पर डिजायर होगा उन फ्रीक्वेंसीज को रखना
जो कि इंपॉर्टेंट हैं, जो कि इस फिल्टर में से पास करने की जरूरत है। इस रीजन में जो फ्रीक्वेंसीज लाई करेंगी उनके एम्पलीट्यूड के ऊपर या वोल्टेज के ऊपर कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा। स्टेपर मोटर को ड्राइव करने के लिए 2000 हर्ट्ज के ऊपर पल्सेस ट्रांसमिट की जा रही हैं और 60 हर्ट्ज के ऊपर एक नॉइज का सिग्नल इन पल्सेस के साथ अटैच हो जाता है। एक फिल्टर डिजाइन करना है जो कि डिजायर्ड पल्सेस को 3 dB से ज्यादा ना रिड्यूस करे और नॉइज को रिड्यूस कर दे। तो लिहाजा नॉइज के ऊपर यहां पर कोई कंडीशन नहीं है, बल्कि 2000 हर्ट्ज का जो डिजायर्ड सिग्नल है उसके ऊपर कंडीशन है। तो जब डीबी में बात की जाती है तो उसका मतलब यह है कि पावर रेशो की बात की जा रही है, ना कि वोल्टेज रेशो। तो इस पावर रेशो को अब वोल्टेज रेशो में कन्वर्ट करना दरकार है, क्योंकि हमारे फॉर्मूला में वोल्टेज रेशो इस्तेमाल हो रही है। तो डीबी के फॉर्मूला के मुताबिक पावर इन डीबीज इक्वल्स 20 log ऑफ वी आउट बाय वी इन। तो बेसिकली 10 log होता है और वी आउट बाय वी इन के ऊपर स्क्वायर होता है। 2 log की 10 के साथ मल्टीप्लाई होकर 20 दे देता है। थ्री डीबी रिडक्शन का मतलब यह हुआ कि -3 dB। इस फॉर्मूला में -3 सब्स्टिट्यूट करके वी आउट बाय वी इन 0.707 आती है। तो जहन में रहे कि 0.707 का जो वी आउट बाय वी इन है ये हमेशा क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी का रिस्पांस होता है। तो यहां पर बात की जा रही थी कि 2000 हर्ट्ज के अंदर 3 dB से ज्यादा की रिडक्शन ना आए। तो हम सपोज ये कर लेते हैं कि 2000 हर्ट्ज के अंदर 3 dB की रिडक्शन आ रही है। तो अब 2000 हर्ट्ज का जो डिजायर्ड सिग्नल था इस केस में वही क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी के तौर पे एक्ट करेगा, यानी कि 2000 हर्ट्ज क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी के ऊपर लाई करेगा, तो ये 3 dB की कंडीशन सेटिस्फाई होगी। ये 3 dB वाला पॉइंट ये बनता है जो कि क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी को रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो लिहाजा अब क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी 2000 हर्ट्ज निकली। अब ये क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी सेपरेटली फॉर्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके निकालने की जरूरत नहीं है। अगर आप निकाल के देखेंगे तो 2000 हर्ट्ज ही मिलेगा। तो लिहाजा FC इक्वल्स 2000 हर्ट्ज। अब नॉइज के ऊपर अगर डिजाइन फिल्टर का इफेक्ट देखा जाए तो ट्रांसफर फंक्शन में कैलकुलेट किया गया FC सब्स्टिट्यूट किया जाए और F की जगह पर 60 हर्ट्ज सब्स्टिट्यूट किया जाए तो करस्पॉन्डिंग वी आउट बाय वी इन जो कि 60 हर्ट्ज का होगा वो मिल जाएगा और ये 0.03 मिलता है, क्योंकि ग्राफ में देखा जाए तो यहां पर किसी जगह पर लाई करेगा। इसका मतलब यह है कि 97% रिडक्शन हुई नॉइज के सिग्नल में इस फिल्टर में से गुजरने के बाद। R और C निकालने के लिए फिर से वही डिजाइन रूल्स फॉलो करना पड़ेंगे। FC हम निकाल चुके हैं। C की वैल्यू को अगर 0.01 माइक्रोफैरेड रखा जाए तो R की वैल्यू निकाली जा सकती है जो कि 7.96 किलो ओम्स बनती है। एक और एग्जांपल में एक डेटा सिग्नल है जो कि 2 किलोहर्ट्ज के ऊपर लाई कर रहा है और ये 60 हर्ट्ज की नॉइज के साथ डिसरप्ट हो जाता है। मोर लेस वही डेटा जो कि पिछली एग्जांपल में था। यहां पर कहा यह जाता है कि सिंगल स्टेज और डुअल स्टेज हाई पास फिल्टर बनाएं और उनको आपस में कंपेयर करें, किसका रिजल्ट, किसका रिस्पांस ज्यादा बेहतर है। और करना यह है कि नॉइज को 60 dB तक रिड्यूस करना है, यानी कि नॉइज में 60 dB की रिडक्शन आनी चाहिए। और कहा जाता है कि दोनों
फिल्टर्स का, सिंगल स्टेज और डुअल स्टेज का डेटा सिग्नल के ऊपर क्या इफेक्ट होगा वो भी निकालें। तो डीबी से वोल्टेज रेशियो निकालने के लिए वही प्रोसीजर फॉलो किया जाए। तो -60 dB फॉर रिडक्शन, वी आउट बाय वी एन 0.001 निकलता है। सिंगल स्टेज फिल्टर के लिए FC निकालना हो तो ट्रांसफर फंक्शन में नॉइज यानी कि 60 हर्ट्ज और उसका निकाला गया वी आउट बाय वी एन इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो FC 60 किलो हर्ट्ज निकलेगा। उसी तरह से जैसे पहले हम करते आए हैं, R और C निकालने के लिए अब मालूम किए गए FC को FC के फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे और साथ ही C की एक अज्यूम की हुई वैल्यू 0.001 माइक्रोफैरेड इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो R की वैल्यू 2.65 किलो ओम्स निकलेगी। अगर C की वैल्यू 0.01 माइक्रोफैरेड रखी जाए तो उस सूरत में R की वैल्यू 256 ओम्स बनती है, जो कि किलो ओम की रेंज से अच्छी खासी दूर है। तो जिसकी वजह से C की वैल्यू को मजीद कम करना पड़ा ताकि R की वैल्यू बढ़ जाती। अब डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी जो कि 2 किलोहर्ट्ज है उसके ऊपर इस डिजाइन किए हुए फिल्टर का जो इफेक्ट है वो ट्रांसफर फंक्शन को इस्तेमाल करते हुए निकाला जा सकता है। चूंकि डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी है, हमें इसका भी पता है और साथ में FC का भी पता है, तो लिहाजा यहां पर F की जगह पर 2 किलोहर्ट्ज जिसका वी आउट बाय वी एन निकालना है और डिवाइडेड बाय FC 60 किलोहर्ट्ज और इसी तरह से डिनोमिनेटर में भी 1 + 2k डिवाइड बाय 60k स्क्वायर्ड और पूरे डिनोमिनेटर का अंडर रूट। तो वी आउट बाय वी एन यहां पर 0.033 निकलता है। इसका मतलब यह हुआ 96.7% रिडक्शन हो गई डिजायर्ड सिग्नल के एम्पलीट्यूड में, जो कि अच्छी खासी है, यानी कि डिजायर्ड सिग्नल बिल्कुल खत्म हो गया। अब अगर डुअल स्टेज हाई पास फिल्टर की बात की जाए तो उसमें ट्रांसफर फंक्शन थोड़ा सा मुख्तलिफ हो जाएगा। डुअल स्टेज का मतलब यह है कि एक ही जैसे दो हाई पास फिल्टर्स को सीरीज में या कैस्केड में जोड़ दिया जाए आगे पीछे, यानी कि सिमिलर हाई पास फिल्टर्स हों, एक फिल्टर दूसरे फिल्टर का लोड बन जाए। चूंकि दो हाई पास फिल्टर्स जो कि आपस में सीरीज में जोड़े जा रहे हैं वो सेम होंगे, उस सूरत हाल में उनके जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्सेज होंगे वो ओवरऑल मल्टीप्लाई होके एक कलेक्टिव रिस्पॉन्स प्रोवाइड करेंगे। ये यहां पर जहन में रखा जाए कि ऐसा उस सूरत में होगा जब R और C की वैल्यूज भी दोनों के दोनों सर्किट्स में, दोनों के दोनों फिल्टर्स में सेम होंगी। तो यहां पर दोनों रिस्पॉन्सेज आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, जो कि एक ही जैसे रिस्पॉन्सेज हैं। ये मल्टीप्लाई होकर ओवरऑल पूरी फिगर स्क्वायर्ड हो जाएगी। अब बात कुछ यूं है कि चूंकि रिस्पॉन्स बदल गया तो अब जो नया FC बनेगा वो भी बदल जाएगा, उस हिसाब से जो कैरेक्टरिस्टिक कर्व होगा वो भी बदल जाएगा। तो अब हम ये बात नहीं करेंगे कि अब ये नया बनने वाला FC कैरेक्टरिस्टिक कर्व के किस हिस्से में लाया करेगा, क्योंकि वो पोजीशन भी बदल जाएगी जो कि 0.707 को करस्पॉन्ड कर रही थी। तो वहां पर इसको डिस्कस करने की कतन तौर पर जरूरत नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशंस की जरूरत है। तो 60 हर्ट्ज की नॉइज के ऊपर कंडीशन है जो कि वी आउट बाय वी एन जिसका 0.001 होना चाहिए। तो नया बनाया गया ट्रांसफर फंक्शन स्क्वायर्ड वाला, उसके अंदर वी आउट बाय वी एन की जगह पर अगर 0.001 लगा दिया जाए और उसकी करस्पॉन्डिंग
नॉइज फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज एफ की जगह पर सब्स्टिट्यूट कर दी जाए तो एफ सी 1896 हर्ट्ज बनता है। अब डिजायर्ड सिग्नल जो कि 2 किलोहर्ट्ज है उसके ऊपर इस एफ सी वाले फिल्टर का यानी कि डुअल स्टेज फिल्टर का इफेक्ट देखने के लिए यही नया बनाया गया फॉर्मूला, नया ट्रांसफर फंक्शन इस्तेमाल किया जाएगा। तो इसमें डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी जिसका वी आर बाय वी एन दरकार है 2000 हर्ट्ज या 2 किलो हर्ट्ज और एफ सी की जगह पर 1896 जो कि नई क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट की गई है। तो वी आर बाय वी एन इस केस में 0.53 बनता है, यानी कि 47% लॉस ऑफ द डिजायर्ड सिग्नल, जो कि अगर सिंगल स्टेज हाई पास फिल्टर के साथ कंपेयर किया जाए जो कि 96.7% लॉस था, तो काफी बेहतरी आ चुकी है इस सिस्टम के अंदर। तो 47% लॉस 96.7% लॉस से काफी कम है। तो यह कहा जा सकता है कि ऑलमोस्ट 50% बेहतरी आ चुकी है। यह ध्यान में रखा जाए, जो बनाया गया सर्किट है वो कुछ यूं होगा कि दो हाई पास फिल्टर्स आपस में अटैच्ड होंगे, दोनों के आर और सीज सेम होंगे। एक ऐसा फिल्टर जो कि डिजायर्ड बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज को यानी मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज को जो कि आगे पीछे लाया करती हैं या कंसेक्यूटिव फ्रीक्वेंसीज हैं उनको पास करे और उस बैंड से पहले वाली और बाद वाली फ्रीक्वेंसीज को रिजेक्ट कर दे या अटेन्युएट कर दे। यह इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस है, यानी कि डिजायर्ड सिग्नल यहां पर FL और FH के दरमियान होना चाहिए और जो अनडिजायर्ड हैं वो FL से पहले या FH के बाद। इसके सर्किट में एक रेजिस्टेंस और एक कैपेसिटर और उसके बाद एक कैपेसिटर और एक रेजिस्टेंस। यह सर्किट कुछ यूं है कि एक लो पास और एक हाई पास फिल्टर के सर्किट को आपस में सीरीज में जोड़ दिया गया। आउटपुट टू इनपुट वोल्टेज रेशियो का जो ट्रांसफर फंक्शन बनता है वो इस केस में थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। इसमें मल्टीपल अननोन्स हैं, यानी कि अगर देखा जाए FH, FL, RH और RL की यहां पर बात हो रही है और F वो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है जिसका V आउट बाय V इन यहां पर रिप्रेजेंट किया जाएगा इस फॉर्मूले में। FH और FL क्रिटिकल फ्रीक्वेंसीज हैं, एक हायर क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी है, एक लोअर क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी है। इनके फॉर्मूलाज बिल्कुल FC से मिलते जुलते हैं। R और C के साथ जो सबस्क्रिप्ट्स हैं वो थोड़े से मुख्तलिफ हैं, इनको आने वाली स्लाइड्स में डिस्कस किया जाएगा। RH ओवर RL की जो रेशियो है इसे स्मॉल r से रिप्रेजेंट किया जाएगा जो कि 0.1 और 0.01 के दरमियान होनी चाहिए। प्रेफरेबली जितनी कम हो जाए उतना ही बेहतर रिस्पांस मिलेगा और उतने ही लोडिंग के इफेक्ट्स कम होंगे। इस कैरेक्टरिस्टिक कर्व में R की जो वैल्यूज हैं उनको एनालाइज किया जा सकता है, यानी कि स्मॉल r जो कि कहा जा रहा था 0.1 और 0.01 के दरमियान होना चाहिए। तो यहां पे देखा जा सकता है कि R की वैल्यू जितनी छोटी होगी उतना ही फिल्टर का ओवरऑल रिस्पांस बेहतर होगा, 1 को अप्रोच करने की कोशिश करेगा और जितनी ही ये वैल्यू ज्यादा होगी उतना ही ये 1 से कम होगा। तो आप देख सकते हैं कि 0.1 वाला जो कैरेक्टरिस्टिक है उसका जो मैक्सिमम रिस्पांस है वो तकरीबन 0.9 के करीब जा रहा है और जो 0.01 वाला कैरेक्टरिस्टिक कर्व है उसका जो मैक्सिमम रिस्पांस है वो 1 के करीब पहुंच गया। तो R की वैल्यू को कम से कम रखा जाए तो रिस्पांस उतना ही बेहतर होगा। कहा जाता है कि टेम्परेचर का एक सेंसर अरे लगा हुआ, मल्टीपल सेंसर्स हैं, उनका डाटा ट्रांसमिट किया जा रहा है 6 किलोहर्ट्ज से लेकर 60 किलोहर्ट्ज के बैंड में।
यानी कि अब 6 से 60 किलोहर्ट्ज के दरमियान डाटा सिग्नल है जो कि डिजायर्ड फ्रीक्वेंसीज हैं। तो यहां पर नॉइज 120 हर्ट्ज के ऊपर और 1 मेगाहर्ट्ज के ऊपर डिसरप्शंस क्रिएट कर रही है, यानी दो तरह के नॉइज के सिग्नल्स ऐड हो रहे हैं डाटा के साथ। तो एक फिल्टर बनाना दरकार है जो कि नॉइज को टू इट्स 10% रिड्यूस कर दे, यानी 90% नॉइज में रिडक्शन आनी चाहिए। और फिल्टर का जो इफेक्ट है डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी बैंड के ऊपर, यानी कि उसकी मैक्सिमम और मिनिमम फ्रीक्वेंसीज के ऊपर 60 और 6 किलोहर्ट्ज के ऊपर, वो भी निकालना यहां पे दरकार है। अगर रिस्पांस को बड़े गौर से देखा जाए तो इसमें इसके दो पार्ट्स बनते हैं। ऐसा लगता है कि इसमें एक हाई पास फिल्टर है और एक लो पास फिल्टर भी है। अगर इस डॉटेड रीजन को देखा जाए जो कि इस कर्व के लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर है, तो ये एक हाई पास फिल्टर बनता है जिसकी क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी FL से जाहिर की गई है और जिसके R और C के साथ सबस्क्रिप्ट H लगाया गया है हाई पास फिल्टर की वजह से, और F के साथ L लगाया गया सबस्क्रिप्ट लोअर क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी की वजह से। तो ये जहन में रहे कि हाई पास फिल्टर की जो क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी है उसे यहां पर लोअर क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी कहा जा रहा है, क्योंकि हाई पास फिल्टर इस फिगर में लो फ्रीक्वेंसीज को हैंडल करने के लिए। उसके बाद लो पास फिल्टर लगा हुआ जिसकी क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी FH से बताई गई है। इसके R और C के साथ सबस्क्रिप्ट L है जो कि लो पास फिल्टर की वजह से है, और F के साथ सबस्क्रिप्ट H है जो कि हायर क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी को जाहिर कर रहा है। तो यहां पर हायर क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी और लोअर क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी के सबस्क्रिप्ट्स को हाई पास फिल्टर और लो पास फिल्टर के H और L के साथ कंफ्यूज नहीं करना। अब बैंड पास फिल्टर का जो ट्रांसफर फंक्शन है ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसके अंदर ज्यादा अननोन्स हैं जिसकी वजह से उस प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया जा सकता जो कि पिछले सिनारियोज में लो पास फिल्टर और हाई पास फिल्टर के केस में किए जा रहे थे। जैसे F की एक वैल्यू यहां पर लगा के और उसके हिसाब से जो आउटपुट टू इनपुट वोल्टेज रेशियो दरकार था वो लगा के क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी निकाली जा सकती। तो यहां पर चूंकि मल्टीपल क्रिटिकल फ्रीक्वेंसीज हैं, इन्हें इस तरह से निकालना पॉसिबल नहीं होगा। तो इस वजह से लो पास फिल्टर और हाई पास फिल्टर वाली जो साइड्स हैं उन्हें सेपरेटली वर्कआउट करना पड़ेगा। तो अब देखा जाए तो जो पास बैंड है, जो डिजायर्ड फ्रीक्वेंसीज हैं 6 से 60 किलोहर्ट्ज की, वो इस रीजन में लाया करनी चाहिए जो कि FL और FH के दरमियान है, और 120 हर्ट्ज हाई पास फिल्टर के शुरू में आएगा। इनके कुछ हायर फ्रीक्वेंसीज को जो कि 6 किलोहर्ट्ज से आगे की हैं उन्हें हाई पास फिल्टर अलाउ करेगा। तो हाई पास फिल्टर का काम यह है कि 6 किलोहर्ट्ज से ज्यादा की जितनी भी फ्रीक्वेंसीज हैं सो ऑन सो फोर्थ टिल इंफिनिटी उन्हें अलाउ करना, और उससे कम की फ्रीक्वेंसीज जिनमें 120 हर्ट्ज का नॉइज का सिग्नल भी आ जाता है उन्हें सप्रेस करना और खत्म करना। और इसी तरह से लो पास फिल्टर का यह काम होगा कि एक और कट ऑफ जनरेट कर देना, 60 किलोहर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी को अलाउ करना, और इससे ज्यादा की जो फ्रीक्वेंसीज हैं जिनमें 1 मेगाहर्ट्ज की नॉइज भी आती है उनको खत्म कर देना, ये सप्रेस कर देना। तो हाई पास फिल्टर और लो पास फिल्टर, इस फिगर से हाई पास फिल्टर और लो पास फिल्टर का फंक्शन बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो चुका होगा। हाई पास फिल्टर वाली साइड को सॉल्व करने के लिए हाई पास फिल्टर का ट्रांसफर फंक्शन लगाएंगे। इसमें उस नॉइज को F के तौर पे सब्स्टिट्यूट करेंगे जिस नॉइज को हाई पास फिल्टर ने ट्रीट करना है। वो नॉइज 120 हर्ट्ज बनती जो कि एक्सट्रीम लेफ्ट पे एग्जिस्ट करनी चाहिए। इस हिसाब से दी गई कंडीशन जो कि 10% थी नॉइज के सिग्नल के ऊपर, उस हिसाब से 10% का V out by VN 0.1 बना।
तो लिहाजा लोअर क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी 1200 हर्ट्ज बनी यहां से। स्मॉल आर को 0.01 अस्यूम कर लिया जाए और उस हिसाब से अगर आर एच की वैल्यू को 100 किलो ओम्स ले लिया जाए तो आर एल की वैल्यू रेशो के मुताबिक 1 किलो ओम बनती है। इस आर एच की और मालूम किए गए एफ एल की वैल्यू को क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी एफ एल के फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करते हैं ताकि सी एच की वैल्यू जो कैपेसिटर है हाई पास फिल्टर का उसकी वैल्यू हमें मिल जाए। तो इस सूरत में 1200 हर्ट्ज लोअर क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी और मालूम की गई रेजिस्टेंस रेशो के मुताबिक 100 किलो ओम्स, ये इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करें तो हाई पास फिल्टर के कैपेसिटर की वैल्यू 0.133 माइक्रोफैरड बनती है। लो पास फिल्टर वाली साइड को देखा जाए तो उसके ट्रांसफर फंक्शन में एफ की जगह पर उस नॉइज को सब्स्टिट्यूट करना है जिसे लो पास फिल्टर ट्रीट कर रहा है, जो कि एक्सट्रीम राइट साइड पे बन रही है, यानी कि 1 मेगाहर्ट्ज वाली। तो एफ 1 मेगाहर्ट्ज, उस हिसाब से नॉइज की जो कंडीशन बनती है 10%, यानी कि वी आउट बाय वी इन 0.1। तो यहां से एफ एच यानी कि हायर क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी 100 किलोहर्ट्ज हासिल हुई। आर एल स्मॉल आर की रेशो के हिसाब से 1 किलो ओम निकला था। अगर हायर क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाए और उसमें ये लो पास फिल्टर की रेजिस्टेंस सब्स्टिट्यूट कर दी जाए और मालूम की गई हायर क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी जो कि इस लो पास फिल्टर की क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी है 100 किलोहर्ट्ज, वो सब्स्टिट्यूट की जाए तो लो पास फिल्टर के कैपेसिटर की वैल्यू 15.9 पिकोफैरेड हासिल होती है। इसके सर्किट में देखा जा सकता है कि सारे कंपोनेंट्स के ऊपर इनकी वैल्यूज लिख दी गई है। डिजायर्ड फ्रीक्वेंसीज के ऊपर इस डिजाइन किए गए फिल्टर का इफेक्ट देखने के लिए बैंड पास फिल्टर का ट्रांसफर फंक्शन इस्तेमाल होगा। अब देखा जाए तो इसमें ज़्यादातर जो अननोन थे वो हमें पता चल चुके हैं, जैसा कि लोअर और हायर क्रिटिकल फ्रीक्वेंसीज, इसी तरह से हाई पास फिल्टर और लो पास फिल्टर के रेजिस्टर्स भी। उसके अलावा हमें यह भी पता है कि किन फ्रीक्वेंसीज के ऊपर वी आउट बाय वी इन निकालना चाहिए। तो 6 किलोहर्ट्ज के लिए एफ की जगह पर 6 किलोहर्ट्ज, इसी तरह से हायर क्रिटिकल और लोअर क्रिटिकल फ्रीक्वेंसीज की वैल्यूज और हाई पास और लो पास फिल्टर के रेजिस्टर्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने से वी आउट बाय वी इन 0.969 निकलता है, यानी कि नियर अबाउट 3% रिडक्शन हुई 3 किलोहर्ट्ज के डिजायर्ड सिग्नल में। इसी तरह से 60 किलोहर्ट्ज पे वी आउट बाय वी इन 60 किलोहर्ट्ज एफ की जगह पर सब्स्टिट्यूट करने से और लोअर और हायर क्रिटिकल फ्रीक्वेंसीज, इसी तरह से हाई पास और लो पास फिल्टर के रेजिस्टर्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने से 0.851 निकला, यानी कि नियर अबाउट 15% की रिडक्शन हुई। तो अगर इसको समराइज कर लिया जाए तो डिजाइन किए गए बैंड पास फिल्टर के मुताबिक 6 किलोहर्ट्ज के सिग्नल के अंदर 3% रिडक्शन आई और 60 किलोहर्ट्ज के सिग्नल के अंदर तकरीबन 15% रिडक्शन देखने को मिली। बैंड रिजेक्ट फिल्टर को पैसिव एलिमेंट्स इस्तेमाल करते हुए रियलाइज करना नियर टू इम्पॉसिबल है, बहुत ज्यादा कंप्लेक्सिटी आती है। तो बैंड रिजेक्ट फिल्टर की एक स्पेशल टाइप जिसे नॉच फिल्टर कहा जाता है, उससे आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है। यह जहन में रहे कि बैंड रिजेक्ट फिल्टर बैंड पास फिल्टर का बिल्कुल उलट है। बैंड रिजेक्ट फिल्टर एक बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज को रिजेक्ट करता है और उससे कम या ज्यादा फ्रीक्वेंसीज को अलाउ कर देता है। नॉच फिल्टर की एक
खसूसियत ये है कि ये एक सिंगल फ्रीक्वेंसी के ऊपर सबसे ज्यादा असरअंदाज होता है और उसे तकरीबन खत्म कर देता है। यानी कि ऐसी फ्रीक्वेंसी जिसके ऊपर ये सबसे ज्यादा असरअंदाज होता है, जिसे नॉच फ्रीक्वेंसी कहा जाता है, उसके ऊपर इस फिल्टर का रिस्पॉन्स 0.002 होता है। जैसा कि इस ग्राफ में देखा जा सकता है, जहां पर ये कैरेक्टरिस्टिक एक्स एक्सिस पे मीट कर रहा है और फिर दोबारा से ऊपर की तरफ को जा रहा है, तो ये वो पॉइंट है जहां पर नॉच फ्रीक्वेंसी लाया करती है। तो आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट के ऊपर, जो कि 1 से थोड़ा सा पहले है, लाया करने वाला फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट तकरीबन खत्म हो गया। तो जैसे कि मैंने बताया कि 0.002 उसका रिस्पॉन्स होगा इस जगह के ऊपर। इसका सर्किट देखा जाए तो ऊपर 2 कैपेसिटर्स लगे हुए और नीचे 2 रेजिस्टर्स हैं। ये जो 2 कैपेसिटर्स और रेजिस्टर्स हैं, इनकी वैल्यूज सेम होंगी, यानी ऊपर वाले दोनों कैपेसिटर्स की सेम वैल्यूज हैं, ऊपर वाले दोनों रेजिस्टर्स की सेम वैल्यूज हैं। इनके साथ नीचे जो रेजिस्टर और कैपेसिटर लगे हुए हैं R1 और C1 से, जिन्हें जाहिर किया गया, इनकी वैल्यूज इन्हीं R और C की वैल्यूज के ऊपर डिपेंड करती हैं और इन्हीं को यूज करते हुए निकाली जा सकती हैं। जैसे कि R1 की वैल्यू बराबर बनती है पाई R डिवाइड बाय 10 के और C1 की वैल्यू बराबर बनती है 10C बाय पाई के। फिल्टर के इस सर्किट को या इस रिप्रेजेंटेशन को ट्विन टी नॉच फिल्टर भी कहा जाता है। नॉच फ्रीक्वेंसी और क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी का जो रिलेशनशिप है वो इस इक्वेशन से बनाया जा सकता है कि नॉच फ्रीक्वेंसी इक्वल 0.785 ऑफ क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी। क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी का जो पुराना फॉर्मूला हम इस्तेमाल करते आए हैं 1/2πRC, इस सिनेरियो में वही फॉर्मूला इस्तेमाल होगा और एप्लीकेबल होगा। ऐसी फ्रीक्वेंसीज जिनके ऊपर फिल्टर का रिस्पॉन्स 0.707 होगा वो हायर और लोअर क्रिटिकल फ्रीक्वेंसीज कहलाएंगी। लोअर क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी 0.187 ऑफ क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी होगी और इसी तरह से हायर क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी 4.57 ऑफ क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी होगी। एक ड्रोन की कम्युनिकेशन के दौरान 400 हर्ट्ज का सिग्नल इंटरप्ट कर रहा है, तो एक ट्विन टी नॉच फिल्टर बनाना है जो कि 400 हर्ट्ज की इस नॉइज फ्रीक्वेंसी को खत्म कर दे और उसके अलावा ऐसी फ्रीक्वेंसीज निकालनी है जिनके ऊपर आउटपुट वोल्टेज में 3 dB की रिडक्शन आ रही हो। तो नॉच फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला है उसके मुताबिक नॉच फ्रीक्वेंसी इक्वल 0.785 ऑफ FC। चूंकि नॉच फ्रीक्वेंसी यहां पर 400 हर्ट्ज दी गई है, तो 400 हर्ट्ज यहां पर सब्स्टिट्यूट करके क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी FC 509.5 हर्ट्ज के बराबर निकाल ली गई। R और C निकालने के लिए क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला इस्तेमाल किया जा सकता है। इस फॉर्मूला में FC की जगह पर 509.5 और C को 0.01 माइक्रोफैरेड अस्यूम करके R की वैल्यू 31.2 किलो ओम्स निकलती है। R1 और C1 निकालने के लिए R1 और C1 के रिस्पेक्टिव फॉर्मूलाज को इस्तेमाल करें तो R1 की वैल्यू 9800 ओम्स आती है, यानी कि 9.8 किलो ओम्स, और C1 की वैल्यू 0.03 माइक्रोफैरेड निकलती है। 3 dB रिडक्शन का मकसद इस पॉइंट पर बहुत अच्छी तरह से वाज़ेह है कि किसी फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट का आउटपुट टू इनपुट वोल्टेज रेशो या रिस्पॉन्स 0.707 हो। ऐसी 2 फ्रीक्वेंसीज हैं जिन्हें हमने पढ़ा
लोअर क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी और हायर क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी। यहां पर यह पूछा गया कि इनकी वैल्यूज क्या हैं। इनकी वैल्यूज निकालने के लिए इनके फॉर्मूलाज को इस्तेमाल किया जाएगा। FL का फॉर्मूला 0.187 ऑफ FC की वैल्यू 509.5 सब्स्टिट्यूट करें तो लोअर क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी 95.27 हर्ट्ज निकलती है। इस तरह से हायर क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूला में FC की जगह पर 509.5 सब्स्टिट्यूट करें तो हायर क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी 2328.4 हर्ट्ज निकलती है। इसका मतलब यह है कि डिजायर्ड फ्रीक्वेंसीज 95.27 हर्ट्ज से कम होनी चाहिए या 2328.4 हर्ट्ज से ज्यादा होनी चाहिए। इस सेशन से रिलेटेड अगर आपके जहन में कोई सवाल जवाब है तो आप मुझसे ऑनलाइन सेशंस में पूछ सकते हैं या नीचे कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।